हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिफ्ट सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इमरान अजीज है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेपरा रूल नंबर 45 ए का, जो कि रिसेंटली 2025 में ऐड हुआ। और इस रूल का टाइटल है असाइनमेंट ऑफ प्रोक्योरमेंट टू अदर प्रोक्योरिंग एजेंसी। अगर आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट के लिए प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं कि जिसके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज टू एग्जीक्यूट दैट प्रोक्योरमेंट नहीं है, या वो कोई वर्क्स डिपार्टमेंट नहीं है अदर देन कोई वर्क्स डिपार्टमेंट है जिसके पास एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, एसटीओ, सब इंजीनियर्स या कोई मॉनिटरिंग स्टाफ की एक्सपर्टीज अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे डिपार्टमेंट्स के लिए पेपरा ने एक प्रोविजन डाली है अपने रूल्स में, जो कि रूल नंबर 45 ए में कवर की गई है कि ऐसे डिपार्टमेंट इस प्रोक्योरमेंट को दूसरे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को असाइन कर सकते हैं, जो कि मे बी वर्क्स डिपार्टमेंट हो और जिनके पास अपनी एक्सपर्टीज मौजूद होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को ले लें, या हेल्थ डिपार्टमेंट को ले लें, या एग्रीकल्चर या फूड डिपार्टमेंट को, और उन डिपार्टमेंट्स ने अपनी कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवानी है या अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट करना है, तो दे एक्चुअली डोंट हैव देयर ओन टेक्निकल एक्सपर्टीज और टीम जो कि उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सके अंडर प्रोक्योरमेंट रूल्स, या उसको टेक्निकल एक्सपर्टीज या टेक्निकल सुपरविजन कैरी आउट कर सके। सो ऐसे डिपार्टमेंट्स अपनी प्रोक्योरमेंट को, अपने वर्क्स की, गुड्स की या सर्विसेज की प्रोक्योरमेंट को असाइन कर सकते हैं दूसरे वर्क्स डिपार्टमेंट को, लाइक C&W डिपार्टमेंट को, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को इन केस ऑफ वाटर सप्लाईज इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये प्रोविजन पेपरा ने डाली है कि आप अगर खुद एक्सपर्टीज नहीं रखते तो ये आप अपना काम दूसरे डिपार्टमेंट को असाइन कर सकते हैं। सो हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं और इसमें हम एक प्रेजेंटेशन के थ्रू मजीद इस रूल को एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल्स और केस स्टडीज और बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह। सो मीनवाइल, अगर आपने सिफ्ट सिंप्लीफाइड को यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब नहीं किया, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो प्रॉम्प्टली आप तक पहुंच सके। हम अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर और फेसबुक के ऊपर। सो एज आई मेंशन, द टाइटल ऑफ दिस रूल इज फंक्शंस ऑफ प्रोक्योरमेंट असाइनमेंट फ्रॉम वन प्रोक्योरिंग एजेंसी टू अदर, और ये कवर हुआ है रूल 45 ए में, जो कि रिसेंटली जनवरी 2025 में ऐड हुआ था इस डॉक्यूमेंट के अंदर, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, पेपरा रूल 2004 को। और ये अलाउ करता है प्रोक्योरिंग एजेंसी को कि वो अपनी प्रोक्योरमेंट को दूसरे किसी फंक्शनल डिपार्टमेंट को या टेक्निकल डिपार्टमेंट को असाइन कर सकते हैं। लीगल प्रोविजन इस रूल की पेपरा डॉक्यूमेंट के अंदर है, अ प्रोक्योरिंग एजेंसी में असाइन होल और पार्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस टू अनदर प्रोक्योरिंग एजेंसी विद कंसेंट ऑफ दैट अदर प्रोक्योरिंग एजेंसी फॉर एक्विजिशन ऑफ गुड्स, वर्क्स और सर्विसेज एंड और डिस्पोजल ऑफ पब्लिक एसेट्स। सो कोई डिपार्टमेंट या कोई प्रोक्योरिंग एजेंसी अपने काम को, अपनी प्रोक्योरमेंट को होल या बाय पार्ट या पार्शियल किसी दूसरे डिपार्टमेंट को या दूसरी प्रोक्योरिंग एजेंसी को असाइन कर सकते हैं, लेकिन उसमें उनका कंसेंट लेना जरूरी है। जिसको आप असाइन कर रहे हैं उनकी एक्नॉलेजमेंट या उनकी एक्सेप्टेंस लेना जरूरी है आपके ऊपर। ये काम कोई गुड्स भी हो सकता है, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स भी हो सकता है, या सर्विसेज भी हो सकता है, या कोई ऑक्शन वगैरह का काम। फॉर एग्जांपल, आपकी बिल्डिंग की कोई डिस्पोजल है, आपके कोई इंटरनल एसेट्स हैं जिनकी आप डिस्पोजल करना चाह रहे हैं, और आप उसकी ऑक्शन या उसकी असेसमेंट करवा के उसकी ऑक्शन करना चाहते हैं, बट आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, तो यू कैन रेफर टू सम अदर डिपार्टमेंट जो आपके बिहाफ पे इस प्रोजेक्ट की ऑक्शन करेगा या डिस्पोजल ऑफ एसेट्स को कैरी आउट करेगा, प्रोवाइडेड दैट द प्रोक्योरिंग एजेंसी टू होम प्रोक्योरमेंट फंक्शन इज असाइंड शैल कैरी आउट सच प्रोक्योरमेंट इन अकॉर्डेंस विद फेडरल पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004। फिर पेपरा ने उस फार एंड के ऊपर जो प्रोक्योरिंग एजेंसी है जिसको असाइन किया जा रहा है, उसके ऊपर यह पाबंदी लगाई है कि वो उस प्रोक्योरमेंट को जो आपको असाइन की गई है उसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के रूल्स 2004 के अंडर एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये उनके ऊपर एक पाबंदी है कि वो इस प्रोक्योरमेंट में रूल्स को फॉलो करेंगे। और ये रूल जो है थ्रू SRO नंबर 21 2025 डेटेड 14th ऑफ जनवरी 2025 को ऐड हुआ इन रूल्स के अंदर। मजीद रूल ओवरव्यू देख लेंगे। असाइनमेंट ऑफ प्रोक्योरमेंट फंक्शन इसमें बयान किए गए हैं दोनों पार्टीज के, जो रेफरिंग पार्टी है और जिसको असाइन हो रही है, दोनों के फंक्शंस पेपरा ने डिस्कस कर दिए हैं। इंटर एजेंसी कोलैबोरेशन की बात की है कि आप उनको लिखकर इन राइटिंग भेजेंगे अपनी रिक्वेस्ट और उनसे कंसेंट लेंगे। और ये रूल एप्लीकेबल है गुड्स के लिए भी, वर्क्स के लिए भी, सर्विसेज के लिए भी, और डिस्पोजल ऑफ एसेट्स के लिए भी ये एप्लीकेबल है। लाइक रिवर्स प्रोक्योरमेंट भी इससे की जा सकती है। इसका पर्पस और मकसद ये है कि इसमें आपके पास अगर एक्सपर्टीज और टेक्निकल नॉलेज नहीं है, सो यू कैन यूटिलाइज द एक्सपर्टीज ऑफ सम अदर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट या अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट
इम्प्रूव एफिशिएंसी, इससे आपकी ऑफ कोर्स एफिशिएंसी और कैपेबिलिटी इनहेंस होती है, और आप के जो कैपेसिटी गैप्स हैं वो आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी को के सामने नहीं आते, क्योंकि मे बी ये टेक्निकल जॉब है और आपके पास ऐसे एक्सपर्ट्स वगैरह इसमें अपने इन हाउस ना हो। सो इट्स अलाउड कि आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की एक्सपर्टीज को यूटिलाइज कर सकें और टाइमली अपनी प्रोक्योरमेंट को एग्जीक्यूट करें। कोर प्रोविजन ऑफ दिस रूल मेनली उसने बात की है कि आप अपनी प्रोक्योरमेंट को एज अ होल असाइन कर ले या पार्ट्स में भी असाइन कर सकते हैं। सो इट कैन बी असाइंड, बट इसमें उन्होंने ये लिखा कि आप कंसेंट, जो दूसरी एजेंसी जिसको आप असाइन कर रहे हैं उसका कंसेंट लेना जरूरी है कि वेदर दे आर अवेलेबल टू एग्जीक्यूट दिस जॉब और दे हैव द एक्सपर्टीज। सो इसमें नॉर्मली एमओयू वगैरह भी साइन किया जा सकता है। स्कोप, इसमें स्कोप ये है कि आप गुड्स, वर्क्स और सर्विसेज तीनों केसेस के अंदर ये रूल एप्लीकेबल है और आप अपना काम असाइन कर सकते हैं। आपने कोई गुड्स परचेज करनी है, कोई वर्क्स एग्जीक्यूट करवाने हैं, कोई ऑक्शन करवानी है, डिस्पोजल ऑफ पब्लिक एसेट्स करने हैं, या कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज या किसी भी किस्म की और सर्विसेज आपने परचेज करनी है, प्रोक्योर करनी है। सो वो तमाम काम आप दूसरी एजेंसीज को हैंड ओवर करके वो आपके बिहाफ के ऊपर ये कर सकते हैं। इसकी लीगल लीगल प्रोविजन भी ये है कि वो जो फार एंड पे प्रोक्योरिंग एजेंसी है या आपकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी आप उसको कह सकते हैं, वो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी पेपरा रूल 2004 को मस्ट फॉलो करेगी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रोक्योरमेंट। की इम्प्लीकेशन इस रूल की, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो जाती है आपसे, क्योंकि आपके ऊपर आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है और आप वही एक्सपर्टीज दूसरे डिपार्टमेंट से ले रहे हैं। तो अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनको शेयर हो जाएगी। फिर वो फर्दर कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हायर करेंगे, कंसल्टेंट्स हायर करेंगे और आपके बिहाफ पे उस प्रोक्योरमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। और फिर जब वो बिल्डिंग बन जाएगी तो उसकी टेक्निकल इंस्पेक्शन वगैरह करके फाइनल बिल्स वगैरह वो लोग साइन करेंगे और फिर आपको हैंड ओवर करेंगे वो बिल्डिंग। आपकी फिर टीम उसको इंस्पेक्ट करेगी, जो आपने मेनली स्कोप ऑफ वर्क वगैरह दिया था उसको आपकी टीम चेक करेगी, और उसके बाद वो उसका एक PC4 या कंप्लीशन परफॉर्मा होता है उसको आप लोग साइन करेंगे, लाइक काउंटर साइन करेंगे, और फिर अल्टीमेटली उस कॉन्ट्रैक्टर को जो उस एजेंसी ने हायर किया था उसको फाइनल बिल की पेमेंट होगी, जो कि हम पिछले रूल में डिस्कस कर चुके हैं। कंप्लाइंस इसमें मैंडेटरी है। कंप्लाइंस में आपने का इनिशियल कंसेंट भी लेना है और फिर फाइनल में हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर की फॉर्मेलिटीज भी एग्जीक्यूट करनी है। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, फॉर एग्जांपल कोई एजेंसी है और उसके पास एक्सपर्टीज नहीं है, एक्सपर्ट्स वगैरह, इंजीनियर्स वगैरह नहीं है, कोई टेक्निकल स्टाफ नहीं है, और उनके पास प्रोक्योरमेंट स्टाफ भी नहीं है जो कि कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह को हायर कर सकें। सो दे कैन असाइन देयर प्रोक्योरमेंट टू द स्पेशलाइज्ड एजेंसी, जो उसके लिए वर्क्स डिपार्टमेंट ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या उस प्रोविंस ने असाइन किया है। सो उस डिपार्टमेंट को आप वो काम असाइन करें और वो आपके बिहाफ पे ऊपर ये काम करेगा, बट उनके ऊपर बाइंडिंग पेपर ने ये लगाई है कि वो रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। इसमें रिक्वेस्ट आप भेजेंगे इनिशियली और उस डिपार्टमेंट से कंसेंट लेंगे, फिर उसके बाद अगर वो एग्री होगा तो उसको ये काम असाइन किया जाएगा। मे बी कोई आप एग्रीमेंट साइन कर लें या MOU वगैरह साइन कर लें, और एग्जीक्यूशन उस डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी और फिर वो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को इनिशिएट करेगा, एडवर्टीजमेंट वगैरह, NIT वगैरह, और हर स्टेज के ऊपर आपको भी साथ कॉपी करके वो डॉक्यूमेंट डाटा आपके साथ भी शेयर करता रहेगा, ताकि आप भी इन पिक्चर हो। और ब्रॉडर पिक्चर में इसकी एक नॉर्मली PMU वगैरह भी बनाई जा सकती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, जिसमें आप अपने एक्सपर्ट्स वगैरह असाइन कर सकते हैं और डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स भी, और आप एक जो प्रोक्योरमेंट कमेटी है उसमें भी आप अपनी पार्टिसिपेशन इंश्योर करवा सकते हैं, और एज एन ऑब्जर्वर वहां पे आप जाके बैठ सकते हैं। लाइक कोई एक डोनर फंडेड प्रोजेक्ट होता है और उसमें मे बी कि उस एजेंसी के पास एक्सपर्टीज ना हो एग्जीक्यूशन की उस प्रोविंस में, सो वो अपना फंड जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट को दे देते हैं, और उसके बाद वो एज अ एग्जीक्यूटिंग एजेंसी वर्क करता है, और ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी वर्क करता है जो डोनर की एजेंसी होगा। ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है इसको एग्जीक्यूटिंग एजेंसी रिपोर्ट करेगी, और फर्दर फिर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो उस एग्जीक्यूटिंग एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो
पेपरा रूल्स के जरिए इसको हायर करें और कॉन्ट्रैक्टर फिर उनको रिपोर्टिंग करेगा और कंप्लीशन वगैरह इस तरह इंश्योर होगी। और अल्टीमेटली वो जो प्रोडक्ट है या जो भी बिल्डिंग वगैरह है वो उस एजेंसी को हैंड ओवर कर दी जाएगी कंप्लीशन के बाद। सो ये इसका ओवरऑल एक साइकिल है। की फीचर्स इसमें इंटर एजेंसी कोलैबोरेशन ऑफ कोर्स स्ट्रेंथन होती है, प्रोक्योरमेंट एफिशिएंट होती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है आपके पास, और रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी एफिशिएंट तरीके से होती है, और गवर्नमेंट के रिसोर्सेज भी मुकम्मल इस्तेमाल होते हैं। रिस्क एंड कंप्लायंस में लैक ऑफ क्लियर रोल्स, ये भी एक रोल रिस्क है, और आपको असाइन करने चाहिए तमाम रोल्स कि प्रोक्योरमेंट का रोल किसके पास होगा, सुपरविजन किसके पास होगी, और आपका अपना डिपार्टमेंट का क्या रोल होगा, वेदर इट इज ऑब्जर्वेंस रोल और या कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर भी आएगी। पेमेंट वगैरह आप किन टर्म्स के ऊपर उस एग्जीक्यूटिव एजेंसी को देंगे, ये भी आपने डिस्कस करनी है, और उस एग्रीमेंट के अंदर ये मेंशन होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन इश्यूज भी सेटल करें, क्योंकि ये भी एक काफी बड़ा रिस्क है। मे बी अक्सर असाइनमेंट के बाद फिर जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है वो डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन शुरू कर देती है कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ। सो इस चीज को बाईपास नहीं करना चाहिए, बल्कि एग्जीक्यूटिव एजेंसी के थ्रू आपने कोऑर्डिनेशन इंश्योर करनी है। अकाउंटेबिलिटी के गैप्स भी इसमें आते हैं, और चूंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपरली रिटर्न नहीं होती, ऑब्लिगेशंस वगैरह दोनों एंड के ऊपर, सो अकाउंटेबिलिटी के और कोऑर्डिनेशन के गैप्स भी इसमें आते हैं, और कम्युनिकेशन डिलेज की वजह से भी इसमें मसले बनते हैं। सो इन तमाम चीजों को आपने इंश्योर करना है। ऑडिट कंप्लायंस में रिटन कंसेंट अवेलेबल है, ये ऑडिटर चेक करेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि पेपरा ने इसके ऊपर आपके ऊपर बाइंडिंग लगाई है। क्लियर असाइनमेंट स्कोप, जो आपने वर्क असाइन किया है उसका PC1, उसका स्कोप वगैरह ऑलरेडी अप्रूव्ड होना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल वगैरह वो आप ही देंगे, क्योंकि आप मेनली इसके इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी वो होगी जो असाइन कर रही है, और जिसको असाइन किया जा रहा है उसको आप एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कहेंगे। सो जो इसकी AA है या एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है वो ऑफ कोर्स इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की तरफ से ही आएगी। कंप्लायंस विद पेपरा रूल्स आपके ऊपर और आपकी कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह के ऊपर पाबंदी है कि आपने ये पेपरा रूल्स के ऊपर कंप्लायंस करना है, और 2004 का जो इनका लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जितनी भी प्रोविजन वगैरह आई हैं टाइम टू टाइम वो सारी आपने इंश्योर करनी है, और उनका कंप्लायंस होना चाहिए। और अल्टीमेटली आपकी डॉक्यूमेंटेशन अगर स्ट्रांग होगी तो ऑडिट वगैरह के पैरा से आप बच सकते हैं। कॉमन इश्यूज मेनली डॉक्यूमेंटेशन का इशू आता है, इन राइटिंग चीजें नहीं होती, ऑब्लिगेशंस और पहले से डिसाइड और डिफाइंड नहीं होती। सो कंप्लायंस विद पेपरा रूल्स ये भी एक कॉमन इशू है, ये भी लैक करते हैं डिपार्टमेंट्स या फर्दर उनके कॉन्ट्रैक्टर्स। क्लियर असाइनमेंट ऑफ स्कोप ऑफ वर्क क्लियर नहीं होता कि एग्जीक्यूटिव एजेंसी की क्या जिम्मेदारियां हैं, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ने किस तरह पेमेंट्स वगैरह मैनेज करनी है। और एक इशू कॉमन ये भी आता है कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के पास बजट या पेमेंट टाइमली अवेलेबल नहीं होती, और अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्टर जो है वो वर्क स्टॉप कर देते हैं, और फिर एग्जीक्यूटिव एजेंसी और कॉन्ट्रैक्टर का आपस में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, और इशू बेसिकली होता इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की तरफ से फंड्स की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से पैदा होता है। सो इंश्योर करें कि आप एडवांस में पेमेंट्स वगैरह मैनेज करें, अरेंज करें, और एग्जीक्यूटिव एजेंसी को एडवांस में पेमेंट रिलीज करें, ताकि वो फर्दर आपके लिए जो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं वो डिले ना हो। और रिटन कंसेंट लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। रिस्क मिटिगेशन फॉर्मल एग्रीमेंट होना चाहिए इनिशियली जब आपने असाइनमेंट करनी है। सो पहले तो आपका स्कोप और PC1 शुड बी वेरी मच क्लियर। उसके बाद आपने उस PC1 के थ्रू फॉर्मल एग्रीमेंट करना है जब आपके पास फंड्स वगैरह अवेलेबल हो जाते हैं, और इस एग्रीमेंट से पहले आपने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी देनी है, और उसके बाद फॉर्मल एग्रीमेंट होगा, और एग्रीमेंट के बाद ही जब आप फंड ट्रांसफर करेंगे सब डिपार्टमेंट जो है वो आपके बिहाफ पे वो टेंडर लगाएगा, और कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ अपना पेपरा रूल्स के मुताबिक जो भी स्टेप्स हमने डिस्कस किए हैं उनके मुताबिक वो अपना परचेज ऑर्डर वगैरह उनको इशू करेगा और इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेगा। सो क्लियर रूल्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने मेंशन करनी है, मॉनिटरिंग वगैरह का क्या रोल होगा, एग्जीक्यूशन मोडेलिटीज आपने उस एग्रीमेंट के अंदर लिखनी है, पेमेंट टर्मिनोलॉजीज लिखनी है, कोई डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड है तो वो भी आपने मेंशन करना है,
टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट की क्या मैकेनिज्म होगा वो आपने लिखना है। सो ये सारी चीजें आपने उस एग्रीमेंट के अंदर मेंशन करनी है। उसके बाद एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट भी आप लोग बना सकते हैं, दोनों एजेंसीज मिलकर, जिसकी रेगुलर कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होनी चाहिए, मे बी मंथली बेसिस पे या फोर्टनाइटली, और उसमें प्रोग्रेस भी ऑब्जर्व हो, और कोई अगर इश्यूज आ रहे हैं साइट के ऊपर वो भी एक दूसरे के साथ डिस्कस किए जा सकें। और फिर मैकेनिज्म आपने जो मॉनिटरिंग का बनाना है वो भी इम्पोर्टेंट है। उसमें आपका जो अपना स्टाफ होगा उसके रोल्स भी आपने उसी एग्रीमेंट के अंदर तय करने हैं कि वेदर दे विल बी मॉनिटरिंग डायरेक्टली या टॉप सुपरविजन आपके पास होगी, और उसकी क्या मोडेलिटीज होंगी। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर असाइनिंग एजेंसी, जो आप इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जिसको हम कह रहे हैं उसको चाहिए कि वो एक कैपेबल एजेंसी को सिलेक्ट करें वाइल अकॉर्डिंग आर असाइनिंग द वर्क। स्कोप ऑफ वर्क को क्लियरली डिफाइन करें, पीसी1 आपका अप्रूव होना चाहिए, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करें, और बजट्स और फंड्स आपके पास टाइमली अवेलेबल होने चाहिए बिफोर स्टार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन। जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है जिसको काम असाइन किया गया है उसकी जिम्मेदारियां ये हैं कि जब उनको रिक्वेस्ट आए तो वो उसको ये देखें कि वेदर उनके पास स्टाफ वगैरह अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो उसके बाद वो अपना कंसेंट दें और फिर पेपरा रूल्स वगैरह को फॉलो करें तमाम प्रोक्योरमेंट स्टेजेस के ऊपर। मेनली ट्रांसपेरेंसी को, इकोनॉमी को, वैल्यू फॉर मनी, एफिशिएंसी, इन तमाम प्रिंसिपल्स को आपने इंश्योर करना है, और अल्टीमेटली डॉक्यूमेंटेशन और कोऑर्डिनेशन आपकी बोथ एंड के ऊपर स्ट्रांग होनी चाहिए, डोनर के साथ भी, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के साथ भी, और कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ भी। इसका लिंकेज दूसरे रूल्स के साथ इस तरह है कि रूल 42 तक हमने मेथड्स वगैरह पढ़े, ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग भी इसमें यूज हो सकती है, और अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट भी इसमें यूज हो सकते हैं। फिर पेमेंट्स वगैरह को हमने 43 में पढ़ा, वो भी इसमें आएगा। और 44 में कॉन्ट्रैक्ट की बात हमने की कि स्टार्ट होगा कहाँ से होगा, और 45 में फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट क्लोजर की बात की। तो ये सारे जितने भी रूल हैं सब इसके ऊपर एप्लीकेबल हैं, इस रूल के ऊपर या इस असाइनमेंट के ऊपर। असाइनमेंट अलाउड है वर्क्स के केस में भी, सर्विसेज के केस में भी, और गुड्स के केस में भी, लेकिन कंसेंट लेना उस एजेंसी का जिसको आप असाइन कर रहे हैं वो जरूरी है। अप्लाइज टू ऑल प्रोक्योरमेंट, हर टाइप के लिए अलाउड है, और बट जो असाइन एग्जीक्यूटिव एजेंसी है उसको चाहिए कि वो पेपरा रूल्स को फॉलो करे। की टेक अवेज इसकी ये है कि एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, कंसेंट इंश्योर करना भी जरूरी है, और डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो अल्टीमेटली ऑडिट कॉम्प्लिकेशंस वगैरह डेवलप नहीं होंगी, और पेपरा रूल्स को फॉलो करना है दोनों पार्टीज ने। कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग होगी तो आपके लिए इश्यूज ज्यादा नहीं आएंगे। डेलीगेशन इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, जो आपने, अगर आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है तो आप अपने काम को डेलीगेट करें। और गवर्नेंस इंश्योर्स सक्सेस, अगर कोऑर्डिनेशन वगैरह बेहतर है, आपकी ग्रिप अच्छी है, मॉनिटरिंग बेहतर है, तो आपकी सक्सेस भी बेहतर होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट रूल नंबर 45A, जिसमें हमने बात की फंक्शंस ऑफ प्रोक्योरमेंट असाइनमेंट फ्रॉम वन प्रोक्योरिंग एजेंसी टू अदर, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या प्रोसीजर है एक काम को असाइन करने के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रूल नंबर 46 की, जो कि डिस्कस करता है रिकॉर्ड ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रोसीडिंग को। सो मेनली हमने रूल नंबर 45A तक ओवरऑल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है, और फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम ग्रीवियंस रेड्रेसल वगैरह की बात करेंगे 48 में। सो हमारे साथ रहिए, इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और सिर्फ टेक सिंप्लीफाइड को जरूर सब्सक्राइब करें। हम अवेलेबल हैं टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, और व्हाट्सएप के ऊपर। ये हमारे लिंक्स हैं जिनके ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मिलते हैं रूल 46 में नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। So see you in the next video. Thank you and have a good